बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बीपीएससी टीचर भर्ती में बड़ा झोल, थंब इम्प्रेस देने की बारी आई तो बीमार पड़ने लगे शिक्षक, कई हुए फरार। पटना समेत इन 14 जिलों में बारिश का अलर्ट, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जानिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी। शीतलहर कब चलती है, बच्चों के लिए कितना खतरनाक, जाने आगे आपको बताएंगे इससे बचने का उपाय। चूरा दही के बाद बिहार में होगा बड़ा उलटफेर, सियासी दलदल हो चुका है तैयार, नीतीश या फिर लालू कौन बनेगा कटप्पा। तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग का नया कारनामा, कागज पर डॉक्टर कर रहे हैं मरीजों का इलाज, जांच के आदेश। विनाश काले विपरीत बुद्धि, राम मंदिर को लेकर के तेजस्वी के विवादित बयान पर बिफरे बीजेपी नेता, जल्द होगा सब कुछ नाश। बाहर से ज्यादा खतरनाक है घर के अंदर का पॉल्यूशन, जाने कैसे, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। सर्दियों में गर्म कपड़े पहन करके सोना चाहिए या नहीं, यहां मिलेगा सही जवाब। मैडम की मर्जी से खुलता है कार्यालयों का ताला, सरकारी अधिकारियों की लेट लतीफे से जनता त्रस्त। प्रशांत किशोर लड़ेंगे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, जनसुराज से सभी 243 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को मिलेगी 25,000 की सहायता राशि, नीतीश सरकार ने लॉन्च की एक खास स्कीम। गिर जाएगी नीतीश की सरकार, बीजेपी के दिग्गज नेता ने बता दिया जेडीयू का फ्यूचर, बोले ज्यादा दिन साथ नहीं रहेंगे एमएलए एमपी। के पाठक के निशाने पर आए हेडमास्टर, बीपीएससी चयनित जूनियर शिक्षकों को दिया स्कूल का प्रभार, ताकते रह गए सीनियर। अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, रास्ते में हार्ट अटैक आ जाए क्या गारंटी है। एनडीए में जाने पर नीतीश के मंत्री का अजब गजब बयान। बिहार के पंचायतों को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने दिया बड़ा निर्देश, इन योजनाओं को करना होगा जल्द से जल्द पूरा। झांसा देकर कार में बिठा करके यात्री से लूटपाट करता था गिरोह, एक भाई चालक तो दूसरा खुद को बताता था अधिकारी। सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव को क्यों किया चैलेंज, लालू का नाम लेते हुए कह दी बड़ी बात। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में बारिश और कड़ाके की ठंड को लेकर के मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। जहां शुक्रवार की रात बिहार के कई जिलों में हुई बारिश के बाद ठंड में इजाफा हुआ है। जहां पटना समेत कई शहर में बादलों ने डेरा डाला हुआ है। जहां मौसम विभाग के माने तो राजधानी पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा समेत 14 जिलों में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कई इलाकों में वज्रपात की भी आशंका है, जहां इन इलाकों में बारिश होने के बाद ठंड में वृद्धि दर्ज की जाएगी। जब मौसम विभाग के माने तो पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों बिहार में बीपीएससी और शिक्षा विभाग के फुल प्रूफ मुस्तैदी के बावजूद भी शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की बातें सामने आ रही है। बीपीएससी से पहले चरण में 1,20,000 शिक्षकों की बहाली की गई है। जब दूसरे चरण की परीक्षा का रिजल्ट सामने आ चुका है, जिसकी काउंसलिंग चल रही है। जब इस बीच टीचर भर्ती में बड़ा झोल उजागर हुआ है। जब इसका खुलासा मुजफ्फरपुर में तब हुआ जब थंब इम्प्रेशन देने की बात आई तो फिर अचानक बीमारी का बहाना करके शिक्षक भाग खड़े हुए। मोरल के शिक्षक के भाग खड़े होने पर शिक्षा भवन कार्यालय में हरकत मचा रहा। इसके बाद थंब इम्प्रेशन से बचने वाले शिक्षकों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। जब नवनियुक्त शिक्षकों को थंब इम्प्रेशन से फर्जी शिक्षकों को खोजने की जांच चल रही है। जब 2 दिनों की जांच में लगभग 25% शिक्षक ऐसे हैं जिनकी थंब इम्प्रेशन नहीं मिले हैं। अंगूठे का निशान नहीं मिलने वाले शिक्षकों के एडमिट कार्ड के QR कोड के साथ ही
फोटो से पहचान का विकल्प दिया गया है। दोस्तों, बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर सियासी दलों और फिर नेताओं में चूरा दही पार्टी देने की परंपरा रही है। जय इस तरह की पार्टी में कई बार भविष्य की राजनीति की तस्वीर भी दिखती है। वहीं संक्रांति से पहले ही राज्य का सियासी पारा चढ़ाया हुआ है। जब पिछले साल यानी कि 2023 की शुरुआत से ही विपक्षी एकता को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर जो उम्मीद दिख रही थी वह साल के बीच में सफल होती दिखने लगी थी, जब विपक्ष के इंडी गठबंधन ने साकार रूप ले लिया है। लेकिन साल के अंत होते होते इनमें बिखराव की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। जब बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। इन्हीं चर्चाओं के बीच इस बात की अटकलें भी तेज हो गई है कि 15 जनवरी के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। दरअसल इस चर्चा के तेज होने के पीछे सबसे बड़ी वजह बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भागलपुर में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना तय है। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार में 2 पद पर दावा करेगी। जब फिलहाल कांग्रेस के 2 मंत्री हैं, लेकिन विधायकों की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल में कांग्रेस को 4 सीट चाहिए। बहरहाल जो भी हो, बिहार की राजनीति को जानने वालों का कहना है कि विपक्ष के इंडी गठबंधन में दाग लग चुका है। यह नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ बहुत सहज नहीं थे, क्योंकि आरजेडी अब भी नहीं बदली है। इसलिए देखना होगा कि वे 14-15 जनवरी को चूरा दही के बाद क्या करेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से तेजस्वी यादव के विभाग का यानी कि स्वास्थ्य विभाग का एक नया कारनामा सामने आया है। जहां जिले के अलग अलग स्वास्थ्य केंद्र पर कागजातों पर ही डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहे हैं। जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो फिर विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बिहार में एक तरफ तेजस्वी यादव अपने स्वास्थ्य विभाग में सुधार को लेकर के तमाम दावा करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब उनके स्वास्थ्य विभाग में हो रही फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया है। आपको बता दें कि चाहे मरीज के इलाज कराने का मामला हो या फिर वार्ड में भर्ती कराने का मामला या मरीजों की देखभाल से संबंधित मामला हो, इसी बीच मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में एक नए फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां जिले में चल रहे कई स्वास्थ्य केंद्रों में सिर्फ कागजातों पर ही डॉक्टर मरीजों के इलाज कर रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों का डॉक्टर महीनों से जिला मुख्यालय में पदस्थापित ही नहीं है, जहाँ उन डॉक्टरों का नाम से पर्ची काट करके मरीजों का इलाज किया जाता है। जब स्वास्थ्य विभाग में हुई इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो फिर हड़कंप मच गया। इसके बाद स्वास्थ्य सचिव के सामने मामला सामने आया तो फिर आनंद फानन में सिविल सर्जन ने इस मामले को लेकर के जांच का आदेश दिया है और वैसे डॉक्टर पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मधुबनी में एक बयान दिया था कि अगर पैर कट जाए तो मंदिर जाएंगे या फिर अस्पताल जाएंगे, जब भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे या फिर खाना मिलेगा जहां वहां जाओगे। तेजस्वी यादव के इस बयान पर हमला करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बयान जारी करते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव सारे मंदिर मस्जिद ध्वस्त करके उनकी जगह पर अस्पताल बनवाने की घोषणा करे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यदि लोगों को चिकित्सा के लिए अस्पताल चाहिए तो मानसिक शांति के लिए मंदिर भी चाहिए। दवा और दुआ दोनों की जरूरत पड़ती है। तेजस्वी यादव बताएं कि 1.5 साल में एक भी नया अस्पताल क्यों नहीं बनवा सके। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हमें राम भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, इसलिए अयोध्या धाम को ऐसे विकसित किया जा रहा है कि भव्य राम मंदिर के साथ पर्यटन उद्योग में हजारों लोगों को रोजी रोजगार भी मिले। दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार एवं जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। जनसुराज ने ऐलान किया है कि बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जल्द ही अपने जनसुराज अभियान को राजनीतिक दल के रूप में गठित करेंगे। हालांकि उनके द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना कम है, फिर भी 1-2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। प्रशांत किशोर अभी पूरे बिहार में जनसुराज पद यात्रा निकाल रहे हैं, जब उनकी यात्रा पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई थी। प्रशांत किशोर गांव-गांव, गली-गली जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और फिर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर ने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जनसुराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि बिहार की सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आ जाने के बाद बिहार की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिल सकता है। जब प्रशांत किशोर अभी गाँव कस्बों में जाकर के कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू समेत सभी
पार्टियों के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, जब वे लोगों से जाति से ऊपर उठ करके वोट करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अगर पार्टी बना करके बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो फिर इससे एनडीए और फिर महागठबंधन दोनों को ही चुनौती मिलेगी। हालांकि बिहार चुनाव में 1.5 साल का वक्त बचा है, ऐसे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। दोस्तों, बिहार में तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को जीवन यापन की चिंता से मुक्ति मिलेगी। जहाँ इसके लिए सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से अल्पसंख्यक महिला सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ किया है। जहाँ इसके तहत 18 से 50 साल आयु की अल्पसंख्यक महिलाएं जो तलाकशुदा है या फिर अपने शोहर से कम 2 साल से अलग रहते हैं, वैसी महिलाओं को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 25,000 रुपये की एक मुफ्त राशि सहायता देगी। आपको बता दूं कि ये राशि पश्चिमी चंपारण में दे दिया जाएगा। जी हाँ, पश्चिमी चंपारण के बीडीओ अजित कुमार रोशन ने बताया है कि इसके लिए आवेदन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हाँ, इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है ताकि बेहसारा अल्पसंख्यक महिलाएं जागरूक होकर के इसका लाभ ले सके। इसके लिए लाभार्थियों को पंचायत सचिव और फिर मुखिया से संपर्क करके आवेदन जमा करना होगा। आवेदन प्रपत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, तलाकनामा नहीं है तो फिर मुखिया या फिर सरपंच के द्वारा सत्यापित किया गया प्रमाण पत्र के साथ आवेदन प्रखंड कार्यालय में जमा किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र सभी मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत सचिव, विकास मित्र समेत वार्ड सदस्य के पास उपलब्ध है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। यह बैठक में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि कुल 8,053 पंचायतों में से 1447 में पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा हो गया है। 789 पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है और फिर 2000 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है। सरकार भवनों के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है तथा बचे हुए 1652 पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि चिन्हित करना बाकी है। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की प्रगति की भी अद्यतन जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है उनका निर्माण कार्य जल्द शुरू करें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार का सियासी पारा गर्माता जा रहा है। जहां गाहे बगाहे जेडीयू की एनडीए में वापसी की अटकलें भी लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू का अध्यक्ष बनने के बाद इन अटकलों को और बल मिल गया है। हालांकि पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि एनडीए में वापसी का कोई भी सवाल ही नहीं उठता। इस बीच सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने जेडीयू की एनडीए में जाने के सवाल पर ऐसा जवाब दिया जिससे वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। मंत्री अशोक चौधरी मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार के भविष्य के बारे में चल रही अटकलबाजों पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उनसे पूछा गया है कि क्या नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, क्या वे एनडीए में वापसी करेंगे। इस पर मंत्री ने जो अजब गजब जवाब दिया हुए सुनकर के वहां खड़े पत्रकार भी चौंक गए। जहां अशोक चौधरी ने कहा कि अभी मैं यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे देवघर जाना है, रास्ते में मुझे हार्ट अटैक आ जाए, क्या गारंटी है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य के बारे में बयानबाजी ना करें। राजनीति में कब क्या होगा इस बारे में कोई नहीं जानता है। अभी हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं। जब बिहार में हमारी सरकार चल रही है, 2 घंटे बाद या फिर कल क्या होगा हमें नहीं पता। मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार का नाम लेकर के ये भी कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। दोस्तों, देश भर में इस साल लोकसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर के न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि चुनाव आयोग की भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार सहित सभी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बैठक बुलाई है। ये बैठक अगले सप्ताह आयोजित हो सकती है। ऐसे में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये बैठक 11-12 जनवरी को हो सकती है। दरअसल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार इस बैठक में चुनाव की तैयारी की समीक्षा के साथ संभावित तारीखों पर चर्चा होगी। जब बैठक के तत्काल बाद आयोग की टीम बिहार सहित अन्य राज्यों का दौरा करेगी और इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। फरवरी के पहले पखवाड़े में चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा कर सकती है। वही चुनाव की इस बैठक को लेकर के जो बातें निकल करके सामने आ रही है उसके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार 2019 की तुलना में थोड़ा पहले चुनाव की घोषणा हो सकती है। उम्मीद है कि इस बार फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर 10 मार्च के पहले चुनाव की तारीखों की का ऐलान हो सकता है। 2019 में 10 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी। इस बार होली का पर्व मार्च के अंतिम सप्ताह
सत्ता में है जी हाँ, और इसको ध्यान में रखकर के तारीखें तय होगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार अप्रैल में चुनाव के 3 चरण हो सकते हैं। हालांकि इस बार इस पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग को ही लेना है। उधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गाइडलाइंस 21 दिसंबर को ही जारी कर दी है, जहां आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्वाचन कार्यों से सीधे तौर पर जुड़े हुए अफसरों को उनके गृह जिला या फिर उन जिलों में तैनात नहीं किया जाएगा जहां वे लंबे समय तक काम कर चुके हैं। दोस्तों, हिंदी फिल्म का एक फेमस गाना है कि रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ने इसी गाने की तर्ज पर कहा है कि रूठे रूठे चचा मनाऊं कैसे। ये कहकर के उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच पिछले दिनों हुई मुलाकात पर कटाक्ष किया है। इंडिया गठबंधन के विभिन्न दलों के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा गर्म है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला हल हो जाए। किसके खाते में कितनी सीट जाए, इस पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान की खबरें भी आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन के संयोजक पद को लेकर भी कुछ क्लियर नहीं है। जब पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की अटकलें भी सियासी गलियारों में गूंज रही है, जहां विपक्षी बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में कोई बड़ा पद नहीं मिलने से नाराज हैं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करके नीतीश कुमार को मनाने के लिए तेजस्वी यादव 2 दिन पहले सीएम आवास गए थे। गिरिराज सिंह ने इस मुलाकात पर तंज कसा है। जब पटना में शुक्रवार को पत्रकार से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि संयोजक नहीं बनाए जाने से नीतीश कुमार नाराज हैं और तेजस्वी यादव उन्हें मनाने में लगे हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने क्लस्टर वाइज स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जहाँ कई राज्यों को मिलाकर के एक क्लस्टर बनाया गया है। ऐसे में बिहार को 5वें क्लस्टर में रखा गया है। इसमें पूर्वी और फिर पूर्वोत्तरीय के दूसरे राज्य भी शामिल हैं। जब शुक्रवार को राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपालन की ओर से जारी सूची में बताया गया है कि प्रत्येक क्लस्टर में एक अध्यक्ष और फिर 2 सदस्य नामित किए गए हैं। जहां ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के साथ झारखंड, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और फिर सिक्किम को 5वें क्लस्टर में रखा गया है और फिर राणा केपी सिंह को 5वें क्लस्टर का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नवादा दौरे से शिक्षकों एवं विभागीय अधिकारियों कर्मियों में हरकंप की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जहां नवादा दौरे के क्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान कई शिक्षकों पर अपर मुख्य सचिव की गाज गिरी है। जहां किसी शिक्षक का वेतन बंद कर दिया गया है तो किसी को निलंबित की मार झेलनी पड़ी है। जहां निरीक्षण के दौरान के पाठक द्वारा विद्यालय प्रबंधन को स्कूल में मूलभूत संसाधनों की कमी को दूर करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का निर्देश दिया गया है। वहीं शिक्षकों से बात करते हुए के पाठक ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों में बेहतर सुधार के लिए कृत संकल्पित है। जहां इस क्षेत्र में पुनर्स्थापना प्रक्रिया, बुनियादी संरचनाओं का निर्माण और फिर अन्य नई विधियों का लगातार उपयोग किया जा रहा है। लेकिन कई बार शिक्षा कर्मियों की लापरवाही के कारण किए जा रहे सारे प्रयास विफल हो सकते हैं। ऐसे में आप सभी को अपने कंधों पर वजन बढ़ाना होगा। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग, पीएम उम्मीदवार कौन के सवाल के साथ ये सवाल भी सामने आ रहा है कि आखिर इस गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। क्या वो इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे? या इस सवाल के जवाब में बिहार कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। नीतीश 18 साल से पीएम रहे हैं, या सबको साथ में लाए हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी दक्षता पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। दरअसल कई बार कहा जा चुका है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे। बिहार में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह से जब इस बात को लेकर के सवाल पूछा गया तो कि क्या नीतीश कुमार कन्वीनर बनेंगे, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। नीतीश 18 साल से सीएम रहे हैं, सबको साथ लाए हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी दक्षता पर कोई सवाल नहीं कर सकता है। कांग्रेस की तरफ से कोई तकलीफ की बात है ही नहीं। जब इस पर कांग्रेस अकेले ये फैसला नहीं ले सकती है, सभी लोगों की राय होनी चाहिए। दोस्तों, 15 सालों से बिहार सरकार द्वारा लाइब्रेरियन की बहाली नहीं निकली है। यह नतीजा ये है कि सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में लाइब्रेरियन की घोर कमी है। ऐसे में लाइब्रेरी किए हुए दर ठोकर खाने को विवश हैं छात्र, जहाँ छात्रों को भी काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। जहाँ मौके पर उपस्थित छात्रों ने कहा कि लाइब्रेरियन की बहाली प्रक्रिया में सरकार विलम्ब करके हम अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह कहना गया जिला के कलेक्ट्रियल पहुंचे अभ्यर्थियों का है। दोस्तों, एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वहीं पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज गौनाहा मुख्य पथ से लगे माधोपुर बेरिया गांव में भी राम को लाने की तैयारी में है। जी हाँ,
यहाँ राम जानकी मंदिर के निर्माण में मुस्लिम परिवार के सदस्य भी श्रमदान और फिर आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से उत्साहित लोग यहाँ भी तेजी से काम कर रहे हैं। 29 नवंबर 2023 को भूमि पूजन के बाद नींव तक कार्य पूरा हो चुका है। अगले साल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। यह मंदिर निर्माण के लिए माधोपुर निवासी रामजी शाह, ललन शाह और फिर लक्ष्मण शाह ने करीब 3 कट्ठा जमीन दान दी है। इस पर करीब 25 लाख की लागत से मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। दोस्तों, बिहार में स्टेट यूनिवर्सिटी में कई पदों पर भर्तियां खाली पड़ी हुई है। इन्हीं को लेकर के गवर्नर ने एक मीडिया को दी गई इंटरव्यू में कहा है कि अच्छे लोगों को ढूंढना मुश्किल है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा है कि बिहार के राज्य विश्वविद्यालय का राजभवन की एक ऑडिट टीम द्वारा ऑडिट किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वे इस संबंध में सहायता के लिए ऑडिट निकाय CAG से पहले ही संपर्क कर चुके हैं। जब बिहार की यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के स्तर में सुधार के लिए उनके कार्यालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर के इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में राज्यपाल ने कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जिन 7 यूनिवर्सिटी में खाली है उनमें 6 के लिए CS पूरा कर लिया गया है। रजिस्ट्रार और फिर एग्जाम कंट्रोल जैसी अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरने में अधिक समय लगेगा। उन्होंने आगे अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि अच्छे लोगों को ढूंढना मुश्किल है। दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता ने जदयू का फ्यूचर बता दिया है। जब बीजेपी के दिग्गज नेता का कहना है कि नीतीश सरकार गिर जाएगी, ज्यादा दिन तक साथ नहीं रहेगी, MP MLA वहां से छिटक करके भाजपा में आ जाएगी। आपको बता दूं कि कटिहार में भाजपा कोर कमेटी की बैठक स्थानीय कार्यालय में आयोजित की गई। जब बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज राय ने की है। जब कटिहार के भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज राय की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी मौजूद थे। यह प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कटिहार लोकसभा सीट से भाजपा कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में तीसरी बार लगातार केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जदयू के विधायक और फिर सांसद अधिक दिनों तक नीतीश कुमार के साथ रहने वाले नहीं हैं। मिथिलेश तिवारी ने यह भी कहा है कि हाल ही में 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। प्रदेश महामंत्री ने कोर कमेटी की बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कार्यकर्ताओं से बढ़ चढ़ करके भाग लेने और फिर केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। दोस्तों, सुविधा ऐप से यूजर्स को कई फायदे होंगे, जहां आसानी से बिजली का कनेक्शन मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से कई कार्य किए गए हैं। जहां सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि यहां हर घर तक बिजली पहुंचाया गया है। साथ ही राज्य का यानी कि बिहार का कोना कोना तक रोशन हुआ है। यहां 100% तक विद्युतीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से बिजली से जुड़ी हुई बिना किसी समस्या के आपूर्ति किया जा रहा है। इसके अलावा बिजली की गुणवत्ता में भी इजाफा किया गया है। लोगों तक अब पहले से बेहतर क्वालिटी की बिजली पहुंच रही है। यह बिजली बिल में राहत देने के लिए भी सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं। उपभोक्ताओं के लिए 13-14 करोड़ की सब्सिडी प्रदान किया गया है। जहां सुविधा ऐप को लॉन्च करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। जहां इस ऐप से यूजर्स को कई फायदे हैं। जहाँ सुविधा ऐप के जरिए आसानी से बिजली के बिल का भुगतान किया जा सकता है। जहाँ इसके अलावा बिजली के बिल में यदि कोई भी गलती है तो फिर इसे भी इस ऐप के माध्यम से सुधारा जा सकता है। जहाँ लोड में बदलाव के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, देश में आगामी कुछ दिनों में लोकसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने एक मास्टर स्ट्रोक का हल दिया है। जब भाजपा की तरफ से वर्षों से लटके राम मंदिर के मुद्दे को साफ कर दिया है। उसके बाद अब भाजपा ने एक बार फिर से हिंदुत्व वाला अपना चेहरा मजबूत कर लिया है। लेकिन इस मुद्दे से भाजपा की विरोधी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से विपक्षी दल खुल करके इसका विरोध जता नहीं सकती है और न ही इसका समर्थन कर सकती है। ऐसे में बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विरोध न जताने के क्रम में ही विवादित बातें कह डाली। तेजस्वी ने कहा कि भगवान राम को मंदिर बनवाना होता तो फिर खुद ही बना लेते और फिर और पैर कटने पर लोग मंदिर नहीं जाएंगे बल्कि अस्पताल जाएंगे। इसके बाद अब तेजस्वी के इस बयान को लेकर के एक बार फिर से राजनीतिक दलों में इस ठंड के मौसम में भी गर्माहट का माहौल बना दिया है। भाजपा और उसके सहयोगी को बड़े ही आसानी से इंडिया गठबंधन के ऊपर हमले बोलने का तरीका मिल गया है। ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आपत्ति जताते हुए पलटवार किया है। तेजस्वी यादव के बयान पर अनिल विज ने विरोध जताते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है। अनिल विज ने कहा कि ये सब बातें भगवान राम ही विपक्ष के मुंह से निकलवा रहे हैं। जहां अनिल विज ने कहा कि सारा भारत जान गया है कि मंदिर और फिर अस्पताल का अपना एक अलग रुतबा होता है, लेकिन विपक्ष का नाश करीब होने के चलते हुए जन भावनाओं को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि पूरा देश राममय हो गया है। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर के एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे, ना कि मंदिर
भूख लगेगी और मंदिर नहीं जाओगे बल्कि खाना मिलेगा जहां वहां जाओगे। अगर मंदिर जाओगे तो वहां पर उल्टा और दान मांग लिया जाएगा आपसे। तेजस्वी ने सवाल पूछते हुए कहा था कि अयोध्या में जो लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं उसमें कितने लोगों को नौकरी और फिर शिक्षा मिल पाती जाती। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा के लोग पाप करते हैं और फिर राम राम करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी पोल्यूशन हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। खास करके बड़े बड़े शहरों में पोल्यूशन खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाहर के पोल्यूशन से ज़्यादा अंदर का पोल्यूशन ज़्यादा खतरनाक है, या घर के अंदर का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घर के अंदर खाना पकाने वाली हानिकारक केमिकल के कारण भारत में लगभग हर साल 13 लाख लोगों की जान जाती है। या ये घर के अंदर खाना बनाने वाली धुआं बाहर पोल्यूशन की तुलना में 10 गुना अधिक नुकसान कर सकती है। या इस रासायनिक धुआं से फेफड़ों के कामकाज के कारण कई तरीके के लंग्स की बीमारियां हो सकती है। इस स्थिति के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। भारत के घरों में खाना बनाने वाले चूल्हों की हवा से गुणवत्ता की खराब हो जाती है। जहाँ हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक लोग अपनी ज़िंदगी का 90% से अधिक वक्त मकान के घर के अंदर बिताते हैं, या 50% से अधिक लोग अपनी ऑफिस जाकर के काम करते हैं। घर में पैदा होने वाली धुआं कई सारी संबंधित बीमारियों का कारण बनता है। या घर में होने वाली प्रदूषण से होने वाले धुआं से शरीर पर दिखते हैं या कई सारे साइड इफ़ेक्ट, सफाई के प्रोडक्ट्स, कार्बनिक धूल, एलर्जिक इन्फेक्शन एजेंट, सुगंध, तंबाकू का धुआं, ज़्यादा तापमान और फिर आर्द्रता शामिल है। भारत में घर के अंदर वायु की गुणवत्ता के लिए कोई औपचारिक मानक नहीं है, जहाँ ऐसे में इंडोर वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। घर के अंदर होने वाले पोल्यूशन से आंखों, नाक और फिर गले में जलन, सिर दर्द, चक्कर आना और थकान शामिल है। जहाँ इसके अलावा ये लंबी अवधि में हृदय रोग और फिर कैंसर का कारण बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति घर में धूम्रपान करता है तो इसे करने से बचें ताकि जहरीली गैस घर के अंदर ना बढ़े। जहरीली गैस घर के अंदर रिश्ती है तो फिर घर के अंदर हवा की गुणवत्ता बिगड़ सा जाती है। रेफ्रिजरेटर और ओवन जैसी मशीन का इस्तेमाल करने पर उनसे जो गैस निकलता है वह भी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। दोस्तों, भारत के ज़्यादातर राज्यों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जहां गली चौराहों पर जल रहे अलाव लोगों को राहत पहुंचाते हैं। जहां इसके अलावा घरों में हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें रखता है। कुछ लोग घर को गर्म रखने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहीं कुछ लोग ब्लोअर लगाते हैं। मगर इस मौसम में घर से बाहर हो तो फिर लोग गर्माहट बरकरार रखने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं। मगर कई बार वे लोग गर्म कपड़े ही पहन करके सो जाते हैं। खास करके पैरों को सर्दी से बचाने के लिए मोजे पहनकर भी सो जाते हैं। मगर अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गर्म कपड़े पहन करके सोना आपके लिए कितने फायदेमंद या फिर नुकसानदेह है। आपको बता दूं कि आपके हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है कि आपको सोते वक्त गर्म कपड़े पहनने चाहिए या नहीं। कुछ लोगों में सर्दियों में ठंडक रहने के लिए गर्म कपड़े पहनना सुझाव दिया जाता है। गर्म रहने के लिए गर्म कपड़े पहनने के लिए सुझाव दिया जाता है, जबकि कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अगर आपको गर्म कपड़े पहनने का सुझाव दिया गया तो फिर सावधानी जरूर बरतें। जी हाँ, बहुत गर्म कपड़े पहनने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है, जिससे हार्ट प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वहीं पर आपको बता दूं कि आपके आसपास वातावरण मौसम का स्वास्थ्य रखते हुए तापमान को मूल्यांकन करें। ज़्यादा ठंडक में गर्म कपड़े पहनने का सोच सकते हैं, जबकि अधिक गर्मी में ध्यानपूर्वक कमी करें। इस मुद्दे पर अगर आपकी स्वास्थ्य स्थिति संदेहजनक है तो फिर आपको अपने चिकित्सा से संपर्क करके विशेष चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है, इसीलिए सबका एक ही उपाय नहीं हो सकता है। जब आपके चिकित्सक से परामर्श लेकर के अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार ये निर्णय करना हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों, बिहार के 8 नए शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग प्लान को मूर्त रूप देने की कवायद शुरू हो गई है, जहाँ इसमें सड़क किनारे ठेले और फिर होमचे लगाकर के व्यापार करने वालों को किसी भी एक स्थान पर व्यवस्थित तरीके से बसाने के लिए विधिवत योजना तैयार हो रही है। जहाँ संबंधित नगर निकायों को अपने स्तर से वेंडिंग जोन विकसित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर से कहा गया है। इन शहरों में ज़रूरत के हिसाब से ऐसे एक या फिर इससे अधिक स्थान हो सकते हैं। इसमें भागलपुर, बिहेटा, हिलसा, खगड़िया, हिसुआ, नवादा, कोत और फिर हाजीपुर शामिल है। राज्य भर के यानी कि पूरे बिहार के लिए 66 वेंडिंग जोन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें अब तक 4 जोन विकसित हो चुके हैं। जब पटना में सबसे अधिक ज़्यादा 16, भागलपुर, दरभंगा, मोतिहारी, बक्सर एवं बिहिया में 1-1 तथा सीतामढ़ी में 3 जोन शामिल है।
दोस्तों इन दिनों बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोगों को सबसे अधिक चिंता स्कूल जाने वाले बच्चों की होती है। सबसे अधिक परेशानी उस समय होती है जब शीतलहर चलती है। तो चलिए जानते हैं कि अगर शीतलहर कब चलती है, बच्चों के लिए कितना खतरनाक है और फिर इससे बचाव के उपाय क्या है। आपको बता दूं कि जब सर्दी के दिनों में तापमान 7 डिग्री से नीचे चला जाए और फिर इस दौरान तेज हवा भी चले तो फिर ये शीतलहर कहलाती है। ये अवस्था 2-3 दिनों तक लगातार बनी रहती है। जहां अगर तापमान 5 डिग्री से नीचे चला जाए तो फिर यह गंभीर शीतलहर कहलाती है। जब ला नीना वर्षों के दौरान ठंड की स्थिति अत्यंत तीव्र हो जाती है। यह शीतलहर का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और फिर बुजुर्गों को रहता है। अधिक ठंड होने से श्वसन तंत्र में संक्रमण, बच्चों में दमा या फिर खांसी की बीमारी, निमोनिया, डायरिया होने का खतरा बढ़ जाता है। अधिक ठंड लगने से हाइपोथीमा नामक बीमारी हो सकती है। बुजुर्गों को ठंड लगने से लकवा मारने की घटनाएं भी बढ़ जाती है। जहाँ अधिक ठंड होने से मांसपेशियों में कंपन पैदा होता है, जैसे कंपकपी आने लगती है, दांत किटकिटाने लगते हैं। शीतलहर का प्रभाव हृदय, रक्त वाहिनियों पर रहता है। शीतलहर के दौरान मोटे कपड़े जरूर पहनना चाहिए और फिर पूरे शरीर को ढक करके चलना चाहिए। या खास करके कान, नाक और फिर मुंह को जरूर ढक करके चलना चाहिए। या सड़क पर चलते समय सावधानी बरतें। या रोड के बहुत किनारे से भी नहीं चलें। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अनावश्यक घर से बिल्कुल भी बाहर न निकलें। या घने कोहरे की वजह से सड़क, हवाई एवं रेल यातायात भी प्रभावित होता है। जब ठंड के मौसम में जब धूप निकले तो फिर धूप जरूर लें। धूप शरीर को विटामिन डी की कमी को दूर करता है। दोस्तों बिहार के प्राथमिक स्कूल के करीब 10,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार पहल करने जा रही है। यह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत बीएड डिग्रीधारी नियोजित शिक्षकों को अयोग्य ठहरा दिया गया था। जब पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बीएड डिग्रीधारी नियोजित शिक्षक प्राथमिक स्कूलों के लिए योग्य नहीं है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद हजारों नियोजित शिक्षकों में हरकत मच गया था, क्योंकि कोर्ट के आदेश के आलोक में इनकी नौकरी खतरे में आ गई थी। इन शिक्षकों ने बिहार सरकार से गुहार लगाई थी। जहां कोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों की सूची तैयार कर ली है। अब इस मामले में बिहार सरकार ने बीएड डिग्रीधारी नियोजित शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का फैसला किया है। दोस्तों उत्तर भारत के कई हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जहाँ पूर्वी यूपी समेत कुछ अन्य इलाकों में हुई बारिश ने कंपकपी और फिर ज्यादा बढ़ा दी है। यह शुक्रवार को अधिकतम तापमान 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाने के कारण ठिठुरन वाली ठंड की स्थिति रही। जब गंगा के मैदानी इलाकों में और फिर इसके आसपास देश के मध्य और पूर्वी हिस्से में घना कोहरा छाए रहने से यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम कार्यालय ने बताया है कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के कई स्थानों पर ठंड से गंभीर शीत दिवस की स्थिति बनी रही है। जहां दिल्ली और फिर उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति रही। यह इलाके में धूप न निकलने के कारण अधिकतम तापमान 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। शीत दिवस तापमान के 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहे हो जाने और फिर अधिकतम तापमान के मौसम के सामान्य तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाने के बाद होता है। वहीं अधिकतम तापमान के 6.5 डिग्री सेल्सियस और फिर इससे अधिक नीचे गिर जाने के बाद गंभीर शीत दिवस होता है। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री को आपने ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि हम खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मेडल लाइए और रोजगार पाइए। इनकी इन बातों की सराहना तो होनी चाहिए, लेकिन क्या वर्तमान में बिहार में खेल और खिलाड़ियों के जो हालात है उसमें वे सराहना के काबिल हैं, या फिर उनके गठबंधन में जो सरकार चल रही है वो सही तरीके से इसको लेकर के चिंतित है। जहां इस नए गठबंधन वाली सरकार को बने हुए महज 16 महीने ही हो चुके हैं, लेकिन शायद ही कभी ऐसा सुनने को मिला कि ये सरकार किसी स्टेडियम और फिर खिलाड़ियों का खेल को लेकर के अधिक चिंतित नजर आई हो। इस बात का एक और नमूना आज बिहार में करीब 24 साल बाद रणजी टूर्नामेंट के दौरान खेलने को मिल गया है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में आज सालों बाद एक बड़े टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया, जिसमें टीम इंडिया में खेलने वाले कई खिलाड़ी शामिल हुए। ये मैच बिहार और फिर मुंबई के बीच रणजी टूर्नामेंट के तहत आयोजित करवाया गया था। लेकिन इस मैच के शुरू होते ही बिहार में खेल और फिर खिलाड़ियों को लेकर के सरकार कितनी सजग और फिर चिंतित है, इसका नमूना देखने को मिल गया है। चाहे फील्ड की बात हो या फिर दर्शकों के लिए बैठने की जगह, हर जगह कुव्यवस्था ही कुव्यवस्था नजर आई। ये मैच राजधानी पटना के बहुचर्चित मैनुल हक स्टेडियम
स्टेडियम में आयोजित करवाया गया था, जबकि ये सरकार अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके आधे से अधिक जमीन पर निर्माणाधीन मेट्रो का काम चल रहा है, जहाँ लिहाजा इस पूरे स्टेडियम की स्थिति बद से बदतर है। इसके बावजूद भी इस वेन्यू पर क्रिकेट आयोजन करवाया गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका उस समय लगा जब इस स्टेडियम और फिर पिच की हालात देख करके इस मैच खेलने की गई स्टार प्लेयर ने यहाँ खेलने से कन्ने काट लिए। जबकि कुछ प्लेयर खेले और जो तो ज़रूर, लेकिन इन्हें टीम इंडिया की जगह बनानी है और फिर अभी वह युवा चेहरा है, जहाँ ऐसे में उनके लिए ये मैच खेलना काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन वैसे प्लेयर जो पहले ही टीम इंडिया में खेल करके अच्छे रिकॉर्ड बना चुके हैं, वह इस पिच पर मैच खेलने से कन्नी काट गए। जहाँ ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि जब बीसीसीआई को और फिर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को ये पहले से मालूम था कि मैच बिहार में खेला जाना है, तो फिर माकूल व्यवस्था क्यों नहीं की गई। वहीं अब ये भी सवाल उठ रहा है कि खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री पुराने क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं, जिन्हें आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा रह चुके हैं, उनका खुद का सपना भी टीम इंडिया के लिए खेलने का रहा है और फिर वे अच्छी तरीके से जानते होंगे कि टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है और फिर ऐसी व्यवस्था रही तो फिर क्या वो संभव हो पाएगा या नहीं। इसके बावजूद भी वे इसको लेकर के तनिक भी चिंतित नजर नहीं आए। दोस्तों, ठंड का मौसम है, हर कोई इस दौरान रजाई में घुसे रहना ही पसंद करता है। लेकिन अगर इस ठंड की रात में अचानक आपको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगे तो फिर जाहिर सी बात है कि किसी मजबूत कलेजे वाले के होश भी उसके बाद उड़ जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ सरायकेला के चांडिल स्थित अंडा नाम के गांव वालों के साथ। आधी रात इस गांव के लोगों को अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगी। जब हिम्मत करके गांव वाले घर के बाहर निकले तो फिर उनके होश उड़ गए। गांव वाले ठंड की रात में आवाज़ का पीछा करते हुए एक कुएं तक आए, जहाँ आवाज़ इसी कुएं से आ रही थी। जब उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो फिर पाया कि उसके अंदर एक हाथी गिरा हुआ था। जहाँ कुएं में गिरने की वजह से हाथी चोटिल हो गया था और फिर दर्द से चिंगार रहा था। जहाँ घटना 3 जनवरी की रात को घटी है, जहाँ हाथी को देखते हुए गांव वालों ने रेस्क्यू टीम को जानकारी दे दी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।